हर रोज वो जितनी सख्त ट्रेनिंग कर सकता है करता है। वो एक पल के लिए भी नहीं रुकता, क्योंकि इस दुनिया में वो सिर्फ एक 1 स्टार हीरो है। और यहाँ हीरो के मरने के बस 2 तरीके हैं, या तो मॉन्स्टर्स के साथ लड़ाई में, या फिर किसी और हीरो के साथ कंपाउंड होके। सारे 1 स्टार हीरोज बेकार समझे जाते हैं। उनके बेसिक स्टैट्स बहुत ख़राब होते हैं और उनके पास कोई ख़ास स्किल्स नहीं होती। यही किस्मत उन्हें मिली है। तो अगर हमारे बंदे को जिंदा रहना है तो उसे ताकतवर बनना होगा। वो खुद को पुश करता रहता है, मुसलसल हमला करता है, ताकि वो बाकी सारे 1 स्टार हीरोज से बेहतर बन सके और कंपाउंड होने से बच सके। लेकिन वो हमेशा से हीरो नहीं था। बस कुछ देर पहले वो फैसला करता था कि कौन कंपाउंड होगा और कौन नहीं। वो इस गेम का मास्टर था। उसका असली नाम हान सेओजन है और वो किसी तरह एक ऐसी गेम में फंस गया जो पूरी किस्मत पर चलती है। गेम का नाम पिक मी अप है और इसका मेन मकसद टावर की 100th फ्लोर तक पहुंचना है। ऐसा करने के लिए ध्यान से स्ट्रैटेजी, मटेरियल जमा करना और ट्रेनिंग जरूरी है। हमारा लड़का बस एक आम आदमी था जो ये गेम खेलता था। गेम में 1 से लेकर 7 स्टार्स तक के हीरोज थे जो उनकी सलाहियत का फैसला करते थे। हजारों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद मेरा बंदा 5 स्टार से ऊपर का हीरो हासिल करने में नाकाम रहा। एक दिन उसने एक नई डंजन के बारे में सुना जहां एक किताब मिलने का चांस था जो उसे अपने हीरो को 7 स्टार्स तक लेवल अप करने देती। ये उसके लिए आसान फैसला था, तो उसने अंदर जाने का सोचा। ताहम दूसरी गेम्स के बरक्स हीरोज गेम में मरने के बाद जिंदा नहीं हो सकते थे। इसलिए उसने डंजन के बारे में मालूमात लेने के लिए रिकॉन टीम भेजने का फैसला किया। ये पार्टी 5 हीरोज पर मुश्तमिल थी। हर एक के पास 5 स्टार्स थे, लेकिन डंजन के अंदर कदम रखते ही वो डरने लगे। हमारा लड़का इसे इग्नोर करता है क्योंकि वो बस बॉस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहता है और आगे बढ़ने का फैसला करता है। इससे पहले कि उसे पता चलता, एक सायानुमा शख्स जाहिर होता है और उसकी पूरी पार्टी को तबाह कर देता है। इसका लेवल 999 लगता है, जो हमारे लड़के के लिए हैरान कुन है, और वो अंदाज़ा लगाता है कि ये गेम में कोई बग है। जब वो स्क्रीन को घूर रहा होता है, वो शक्ल अचानक उसकी तरफ मुड़ती है और मुस्कुराती है। दावा करती है कि उसने उसे ढूंढ लिया है। अगले ही पल सब कुछ काला हो जाता है और वो सिर्फ गेम की अकाउंट क्रिएशन विंडो देख सकता है। कोई एनीकैंग के नाम से अकाउंट बनाता है और ट्यूटोरियल शुरू कर देता है। ये इतनी जल्दी होता है कि हमारे लड़के के पास सोचने का वक्त नहीं होता। अगले लम्हे वो एक जलते हुए शहर के बीच में होता है जहां गॉब्लिन्स हमला कर रहे हैं। अचानक गॉब्लिन्स में से एक उसकी तरफ भागने लगता है। हालांकि ये सब ख्वाब लगता है, मेरा बंदा फौरन जान जाता है कि ये सब असली है। वो तलवार से हमले से बचता है और वापस वार करता है, मार देता है गॉब्लिन को। आखिरकार ट्यूटोरियल खत्म करने के बाद वो पिक मी अप के जाने पहचाने बेस में कदम रखता है। एक सिस्टम विंडो उसके मास्टर को बताती है कि वो एक इजाफी हीरो मुफ्त में बुला सकता है। वो देखता है कि उसके सामने एक तेज रोशनी जाहिर होती है और एक 4 स्टार हीरो बेस में समन होता है। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वो भी उसकी तरह इस गेम में समन हुआ है। लड़की अपना तारुफ शिया लात्स्टर नाम की नाइट के तौर पर कराती है। उनका मास्टर उन्हें एक साथ पार्टी में डालता है और दूसरी डंजन में भेज देता है। स्टार डिफरेंस की वजह से नाइट लड़की हमारे लड़के को अपनी फाइटिंग स्किल्स से पीछे छोड़ देती है। हालांकि ये उसकी गलती नहीं है, लेकिन ये उसका मसला बनने वाला है, क्योंकि ट्यूटोरियल का आखिरी स्टेज सिंथेसिस प्रोसेस है। हाँ जानता है कि अगर उसने अभी इसे ना रोका तो वो गया। अचानक परी जाहिर होती है और उसे बिल्डिंग के अंदर जाने का हुक्म देती है। वो उसे उसके नाम से बुलाता है, जो उसे शॉक करता है, और वो पूछती है कि वो कौन है। जब वो उसे अपना नाम बताता है, वो रिकॉर्ड बुक्स देखना शुरू कर देती है, लेकिन वो उस शख्स से मैच नहीं करता जो उनके रिकॉर्ड में है। ये एहसास करते हुए कि उन्होंने गलती की है, वो चीखना शुरू कर देती है। ताहम अब कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है, इसलिए वो उसे वैसे भी अंदर जाने का हुक्म देती है। हमारे लड़के को उसकी मर्जी के खिलाफ अंदर फेंका जाता है और प्रोसेस शुरू हो जाता है। सिंथेसिस प्लेयर को 2 हीरोज मिलाने की इजाज़त देता है ताकि उनमें से एक के स्टैट्स बढ़ सकें। जाहिर है इस प्रोसेस में एक हीरो कुर्बान हो जाता है। इस पर मुनहसर है कि आप कौन सा हीरो चुनते हैं। इसलिए हमारा लड़का इतना डरा हुआ है क्योंकि दूसरा हीरो 4 स्टार नाइट है। कोई रास्ता नहीं कि प्लेयर उसे लड़की पर तरजीह देगा। खुशकिस्मती से प्लेयर इतना बेवकूफ़ है कि वो 1 स्टार हीरो को चुनता है और नाइट को कुर्बान कर देता है। यहाँ तक कि हन भी कंफ्यूज्ड है क्योंकि इसका कोई तुक नहीं बनता। खैर, अगले ही पल वो टेलीपोर्ट होके किसी किस्म के वेटिंग रूम में पहुंच जाता है कुछ और लोगों के साथ। उनमें से कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है, बिल्कुल हमारे लड़के की तरह।
जब वो ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, एक छोटी परी उड़ते हुई उनके पास आती है और बताती है कि उनके मास्टर ने वक्त और जगह का दरवाज़ा खोल दिया है। इसका मतलब है कि उन्हें लड़ाई के लिए तैयार होना होगा। आदमी उसे देखते हैं महंग में और पूछते हैं कि वो कौन है। परी समझाती है कि वो यहाँ चीज़ें संभाल रही है, इसलिए अगर वो कोई मसला नहीं चाहते तो लाइन में लग जाएं। उसकी वार्निंग को नज़रअंदाज करते हुए एक पुराना मर्सनरी उसके पास जाता है और गुस्से से पूछता है कि क्या वही उन्हें यहाँ लाई है। जब वो जवाब देने से इनकार करती है, वो अपनी तलवार निकालता है और उसे मारने की धमकी देता है। परी मुस्कुराती है और वहीं आदमी का सर कलम कर देती है। स्क्रीन पर सिस्टम नोटिफिकेशन चमकता है उसकी मौत की तस्दीक करते हुए, लेकिन मौत की वजह दिखाती है कि आदमी ने खुद को मारा स्ट्रेस की वजह से। हर कोई ये देखकर सदमे में है और परी इस मौके को उन्हें वार्न करने के लिए यूज़ करती है कि दोबारा ऐसी कोशिश ना करें। जब वो समझाने की कोशिश करती है कि उन्हें क्या करना है, उनका मास्टर उन्हें पार्टी में डालना शुरू कर देता है। पहली पार्टी 5 हीरोज़ पर मुश्तमिल है जिन्हें कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या हो रहा है। फिर भी उनके पास परी की हिदायत पर अमल करने के सिवा कोई चारा नहीं। इससे पहले कि वो सब गेट में दाखिल हों, हमारा लड़का हान अंदर आता है और परी से पूछता है कि क्या वो चढ़ना चाहती है टावर पर। वो कहता है कि उनके मास्टर को उनके हथियार चुनने दे, क्योंकि वो 1 स्टार हीरोज़ हैं और बिना हथियार के गेट के अंदर जाना खुदकुशी होगी। वो पहले ही एक 2 स्टार हीरो खो चुके हैं, इसीलिए उन्हें मज़ीद नुकसान से बचना चाहिए। परी को एहसास होता है कि उसकी बात में दम है और वो मास्टर को एक नोटिफिकेशन विंडो दिखाती है जो उसे वेपन चुनने के प्रोसेस में गाइड करती है। हान को बात करते देख आदमियों में से एक पूछता है कि क्या वो इस जगह के बारे में कुछ जानता है। वो बस जवाब देता है कि वो ज़्यादा नहीं जानता क्योंकि काफ़ी वक्त गुजर चुका है। लाल बालों वाली लड़की ये सुनती है और सोचती है कि क्या उसने ये पहले किया है। वो मशवरा देता है कि वो अपने हथियार पकड़ना शुरू करें क्योंकि लड़ाई शुरू होने वाली है। ये उन्हें घबरा देता है क्योंकि उनमें से किसी ने अपनी पूरी जिंदगी में लड़ाई नहीं की। फिर भी वो उन्हें कम से कम बेसिक वेपन्स लेने पर राजी कर लेते हैं। जैसे ही वो घबराहट में गेट के करीब जाते हैं, वो नोटिस करते हैं कि 2 स्टार हीरो की लाश गायब है। परी उन पर चिल्लाती है कि वक्त ज़ाया करना बंद करें और बस अंदर जाएं। डरते हुए वो एक एक करके दाखिल होने लगते हैं। इसी वक्त लाल बालों वाली लड़की हमारे लड़के का मुशाहिदा करती है और उसे एक लो ग्रेड वुडन शील्ड उठाए हुए देखती है। वो उससे सवाल पूछना शुरू करती है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो उसे सीधा जवाब नहीं देता और कहता है कि उसे बस उस गेट के पीछे दुश्मनों को मारने की फिक्र करनी चाहिए। तभी कई सिस्टम नोटिफिकेशंस उसके सामने आना शुरू हो जाते हैं जो अभी अंदर जाने वाले हीरोज़ की मौत की तस्दीक करते हैं। उसका उलझा हुआ रिएक्शन देखकर लड़की पूछती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वो बस उसे चुप रहने को कहता है। परी तकरीबन पागल हो जाती है हीरोज़ को इतना बुरा परफॉर्म करते देखकर और गुस्से में अगली पार्टी को बुलाती है। इस बार हमारा लड़का और लाल बालों वाली लड़की भी पार्टी में है। उनकी पार्टी का एक बूढ़ा आदमी अपनी कमज़ोर हड्डियों के बहाने बनाने लगता है, लेकिन इससे पहले कि परी उसे काट कर मार डाले, लड़की उसे ज़बरदस्ती खींच लेती है। गेट के अंदर एक मंदिर जैसा इलाका है जो टेलीपोर्टेशन हब का काम करता है। वो फिलहाल पहली मंजिल पर टेलीपोर्ट किए जा रहे हैं। हन सब पर चिल्लाता है कि तैयार हो जाएं क्योंकि कुछ बुरा होने वाला है। अगले ही लम्हे वो सब एक वसी खाली मैदान में हैं जहां बहुत से गॉब्लिन्स उन्हें दूर से घूर रहे हैं। उनकी पार्टी के 3 बंदे तकरीबन डर से गीले हो जाते हैं और भागना शुरू कर देते हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाता है कि वो डरे हुए हैं, जिससे उनके स्टैट्स 30% कम हो जाते हैं। बदकिस्मती से उनके लिए वहाँ एक इनविजिबल दीवार है जो उनका रास्ता रोक रही है। लाल बालों वाली लड़की फौरन पहचान लेती है कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं और हीरो से पूछती है कि क्या गॉब्लिन्स को मारने से वो जिंदा रह पाएंगे। वो तस्दीक करता है और दोनों लड़ने का फैसला करते हैं। साथ मिलकर हंटर होने की वजह से वो रेंज रोल लेती है, जबकि वो अपनी तलवार और शील्ड के साथ आगे बढ़ता है। इतना पुरसुकून होने के बावजूद हमारे लड़के ने अपनी जिंदगी में कभी लड़ाई का तजुर्बा नहीं किया। वो लड़की पर चिल्लाता है कि गॉब्लिन्स पर फोकस करे अगर वो जिंदा रहना चाहती है। वो अंदाज़ा लगाता है कि प्लेयर ने शायद गलती की होगी जब हीरोज़ को सिंथेसिस के लिए ड्रैग किया, या वो बस इतना बेवकूफ़ होगा कि उसे चुना। बहरहाल वो खुशकिस्मत है कि जिंदा है। लड़की गिरे हुए हीरो की मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उस पर चिल्लाता है, उसे कहता है कि फोकस करे बाकी गॉब्लिन्स पर। तभी गॉब्लिन्स में से एक उसके कंधे पर काटने में कामयाब हो जाता है, लेकिन वो उसे अपनी शील्ड से कुचल देता है। हालांकि उसे कोई अंदाज़ा नहीं कि वो यहाँ कैसे आया। वो जानता है कि इसका ताल्लुक लेवल 999 वाले साए से है जिसने उसे देखा था।
थका देने वाली लड़ाई के बाद वो सारे गॉब्लिन्स को मारने में कामयाब हो गए। लड़की उसके जख्मी बाजू को लेकर परेशान है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि ये ठीक है, क्योंकि जब वो बेस पर वापस जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे। इस गेम में फाइट्स में प्लेयर कंट्रोल नहीं है, जिसका मतलब है कि हीरोज को खुद लड़ना पड़ता है। फिर भी ये काफ़ी मशहूर है, क्योंकि प्लेयर्स इस दुनिया को खुदाओं की तरह देख सकते हैं। वो भी ये गेम बहुत खेलता था, लेकिन वो कोई आम प्लेयर नहीं था। वो 5वें नंबर का लेजेंड था, जिसका नाम लोकी था। जैसे ही स्टेज क्लियर होती है, लड़की का लेवल बढ़ता है और स्टेज रिवॉर्ड्स का ऐलान किया जाता है। हमारे लड़के को उस स्टेज का सबसे काबिल कदर खिलाड़ी करार दिया जाता है। पहला स्टेज जानलेवा साबित हुआ। सिर्फ 2 बचे, हीरो और लाल बालों वाली लड़की। कहानी वक्त में आगे बढ़ती है, जैसे हमारा लड़का आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई हकीकत में ढलता है। वो मानता है कि रोने या शिकायत करने से कुछ नहीं बदलेगा। इसके बजाय वो पुरसुकून जहन के साथ हालात का सामना करने का चुनाव करता है। अब वो समझता है कि उसे पिक मी अप नाम की गेम जैसी दुनिया में बुलाया गया है। एक 1 स्टार हीरो के तौर पर इस दुनिया में हीरोज़ की सिर्फ 2 मुमकिन मौतें हैं। वो लड़ाई में मर सकते हैं या उन्हें किसी दूसरे हीरो में मर्ज किया जा सकता है, अगर मास्टर फैसला करे कि वो बेकार हैं। इस वजह से वो जानता है कि उसे जल्दी ताकतवर बनना होगा, वरना वो आखिरकार मर्ज और मिट जाएगा। इस डर के साथ वो खुद को लगातार ट्रेनिंग में डाल देता है। उसका 1 स्टार स्टेटस उसे कम बेस स्टैट्स और स्लो ग्रोथ देता है, इसलिए वो एक पल भी ज़ाया नहीं कर सकता। लेवल 5 तक पहुंचने के बाद भी वो लगा रहता है। सख्त वर्जिश उसे उसके फौजी दिनों की याद दिलाती है। वो समझता है कि जिंदा रहने के लिए जिस्मानी ताकत और जहनी डिसिप्लिन दोनों की ज़रूरत है। उसके लिए ये दुनिया बस एक और मैदान जंग है। जब वो पुशअप्स का सेट खत्म कर रहा होता है, आर्चर लड़की उसके पास आती है। वो पूछती है कि वो क्या कर रहा है, और वो बस जवाब देता है कि वो ट्रेनिंग कर रहा है ताकि वो मॉन्स्टर्स से लड़ सके। वो मानती है कि उसने भी उनके हालात के बारे में सोचा है। सारी रात सोचने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो भाग नहीं सकते। शिकायत करना बेकार है और जिंदा रहना ही वाहिद रास्ता है। वो अपनी कमान उठाती है, बताते हुए कि उसका बाप एक हंटर था। यही वजह है कि वो कमान चलाना इतने फितरी तरीके से जानती है। मुजाहिरा करने के लिए वो निशाने के सर में सीधा तीर मारती है, मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ। हान हैरान होता है कि वो कितनी टैलेंटेड है। जब वो उसकी स्टेटस विंडो देखता है, वो देखता है कि वो पहले ही लेवल 2 पर है। उसके पास बेसिक आर्चरी स्किल्स हैं और उसने कल की लड़ाई से मिलने वाले 4 स्टैट पॉइंट्स यूज़ किए हैं। हालांकि उसे उससे कम पॉइंट्स मिले, उसकी मेंटालिटी मजबूत है और एक यूनिक स्किल है। सबसे अहम बात, वो लोगों को मरते हुए देखने के सदमे से जल्दी संभल गई, कुछ ऐसा जो बहुत से प्लेयर्स बर्दाश्त नहीं कर सकते। इम्प्रेस होके वो उसे ताकतवर बनने में मदद करने पर राजी हो जाता है। वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है, कहते हुए कि उसके बाप ने उससे अच्छी टीम वर्क की अहमियत सिखाई। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद वो उससे हाथ मिलाता है। एक नोटिफिकेशन तस्दीक करता है कि वो उसके साथ टीम बनाने पर खुश है। बाद में वो परी को बुलाता है। वो फौरन जाहिर होती है परेशान लगते हुए और कहती है कि वो बहुत मसरूफ़ है। वो कमेंट करता है कि मसरूफ़ शख्स के हिसाब से वो काफ़ी जल्दी आ गई। वो गुस्सा करती है कि वो उसके किसी और सवाल का जवाब नहीं देगी। फिर वो पूछता है कि क्या सिर्फ वही उसके सर के ऊपर फ्लोटिंग स्टेटस विंडो देख सकता है। वो एक लम्हे के लिए जम जाती है, इससे पहले कि बहाना करे कि वो नहीं समझ रही, लेकिन उसकी स्टेटस विंडो साफ तौर पर उसका लेवल 257 दिखाती है। जब वो इस तरफ इशारा करता है, वो दावा करती है कि ये बस एक सिस्टम बग है। ये उसे कायल नहीं करता और वो यकीन कर लेता है कि वो वाहिद हीरो है जो ये देख सकता है। वो पूछता है कि अगर मास्टर गेम छोड़ दे तो क्या होगा। परी गुस्सा हो जाती है और उसे कहती है कि दुआ करे कि ऐसा कभी ना हो। उसका रिएक्शन उसकी नीयत से ज़्यादा जाहिर करता है। जब वो पूछता है कि क्या यहाँ वक्त ज़मीन के मुकाबले में अलग चलता है, वो फिर से फट पड़ती है। वो उसके चिल्लाने को तस्दीक समझता है और उसका शुक्रिया भी अदा करता है, जो उसे और ज़्यादा गुस्सा दिला देता है। फिर भी हमारा लड़का पुरसुकून रहता है। वो जानता है कि परी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक कि वो अपना दिफा न कर रही हो। वो फैसला करता है कि वो इस दुनिया के बारे में आहिस्ता आहिस्ता सीखता रहेगा, टुकड़ों में। अगर वो ढलने में नाकाम रहा तो वो या तो मौत या मर्जिंग के जरिए ख़त्म हो जाएगा। जब आर्चर लड़की पूछती है कि वो क्या बात कर रहे थे, वो समझाता है कि बचने का वाहिद रास्ता टावर की सारी 100 मंजिलें क्लियर करना है। मास्टर उन्हें परी के जरिए हुक्म देता है और अगर वो पूरा करने में नाकाम रहे मिशंस, तो वो मर जाएंगे।
लड़की को समझ आता है कि इसका मतलब है कि आगे और बहुत सी लड़ाइयाँ हैं। वो इत्तफाक करता है, इसीलिए वो इतनी ट्रेनिंग करता है। वो मज़ीद कहता है कि मास्टर बाद में और हीरोज़ बुलाएगा। उनकी ज़िंदगियाँ इस एक शख्स पर मुनहसर हैं जिन्हें वो कभी नहीं मिले। इस वक्त तक वो गेम के कई बुनियादी क़वानीन सीख चुका है। खाना और रोज़मर्रा की ज़रूरियात हर रोज़ खुद ब खुद रीस्टॉक हो जाती हैं। अगर वो किसी चीज़ का तसव्वुर करें तो वो ड्रॉर में ज़ाहिर हो जाती है। लेकिन हथियार, ख़ास तौर पर ताकतवर जैसे गन्स, समन नहीं किए जा सकते। वो ये भी सीखता है कि ट्रेनिंग से लेवल नहीं बढ़ता। ये सिर्फ स्किल्स और स्टैमिना बेहतर करता है। जल्द ही मास्टर हीरोज़ को 3 कैटेगरीज में जज करेगा: मेंटालिटी, स्किल्स और जिस्मानी ताकत। हमारा लड़का जानता है कि वो फिजिकल कैटेगरी में सबसे बेहतर फिट होता है, इसीलिए वो अपने जिस्म को लिमिट तक पुश करता है। 3 दिन तक वो बिना आराम के ट्रेनिंग करता है। जब मास्टर आखिरकार गेम में वापस लॉग इन करता है, वो पुर इत्मीनान महसूस करता है क्योंकि उसने सख्त मेहनत से 2 स्किल्स अनलॉक कर ली हैं। मास्टर उनकी 5 की पार्टी पूरी करने के लिए 3 नए 1 स्टार हीरोज़ बुलाता है। नए आने वाले आते ही घबरा जाते हैं। वो मानने से इनकार करते हैं कि उन्हें इतनी जल्दी मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। परी मास्टर के हुक्म पर गेट खोलती है। जब नए हीरोज़ मुज़ाहमत करते हैं, वो उन्हें बेहोश कर देती है और खुद गेट के जरिए फेंक देती है। पार्टी दूसरी मंजिल पर पहुंचती है, जहां उन्हें सारे दुश्मनों को हराना होगा। नए आने वाले खौफजदा हो जाते हैं जब वो लेवल 4 भेड़ियों और लेवल 3 गॉब्लिन्स को देखते हैं। उनका डर फौरन उनके स्टैट्स कम कर देता है। यहाँ तक कि आर्चर लड़की भी घबराई हुई लगती है। हमारा लड़का उसे हिलाता है और कहता है कि वो गॉब्लिन्स को संभाले, जबकि वो भेड़ियों को लेता है। नए हीरोज़ हिलने से भी डर रहे हैं, इसीलिए उन दोनों को अकेले लड़ना होगा। 2 भेड़िए उसकी तरफ भागते हैं। वो अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है और काउंटर अटैक करता है, लेकिन भेड़िया मरता नहीं क्योंकि उसकी तलवार काफ़ी बुरी है। फिर भी ये उसे भेड़िए को 2 टुकड़ों में काटने से नहीं रोकता। अचानक हान महसूस करता है कि एक और भेड़िया पीछे से उस पर कूद रहा है। वो अपनी शील्ड से ब्लॉक करता है और तलवार से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया चालाकी से दूर कूद जाता है। अपना मौरा देख बेहुरे जब भेड़िया हवा में है, वो आगे भागता है और उसे मार देता है। लड़ाई उसे थका देती है और पसीने में शराबोर कर देती है। फौरन बाद वो आर्चर लड़की को चेक करता है और देखता है कि उसने 2 गॉब्लिन्स पर काबू पा लिया है, उन्हें तीरों से भर दिया है। वो उसे कहता है कि वो रुक सकती है क्योंकि गॉब्लिन्स पहले ही मर चुके हैं। एक नोटिफिकेशन जाहिर होती है जो ऐलान करती है कि स्टेज क्लियर हो गई है। दोनों लेवल अप करते हैं और हमारे लड़के को रिवॉर्ड्स तकसीम होने से पहले स्टेज का MVP नामजद किया जाता है। फिर ग्रुप को उनके शुरुआती इलाके में वापस भेज दिया जाता है, जो एक किस्म की लॉबी है। अचानक एक नई नोटिफिकेशन उन्हें बताती है स्टेज 3 के लिए तैयार होने को, और पूरी जगह हिलने लगती है। लड़की घबरा जाती है, सोचते हुए कि क्या हो रहा है, और वो समझाता है कि उन्हें सीधा तीसरी मंजिल पर भेजा जा रहा है। वो 3 बेबस नए हीरोज़ को देखता है और सोचता है कि मास्टर क्या सोच रहा है, उन्हें बिना तैयारी के मुश्किल स्टेज पर भेज रहा है। जैसे ही वो उनके चांसेस पर शक करने लगता है, मास्टर गेम से लॉग आउट हो जाता है। ये देखकर उसे सुकून की लहर महसूस होती है। तभी परी जाहिर होती है, शिकायत करते हुए कि वो इंतहाई थकी हुई है। वो नोट करता है कि अगली मंजिल तीसरी है, लेकिन मास्टर के लॉग आउट होने और लॉबी में वक्त 3 गुना तेजी से गुजरने की वजह से उनके पास शायद 3 दिन होंगे उसके वापस आने से पहले। हान अपनी स्टेटस विंडो चेक करता है और देखता है कि वो अब लेवल 6 है। उसकी ताकत बढ़ गई है और वो महसूस करता है कि उसकी जिस्मानी सलाहियत बेहतर हो रही है। जैसे ही वो अपना हथियार रखता है, वो 3 नए हीरोज़ को लड़की पर चिल्लाते हुए देखता है, मांग करते हुए कि उन्हें लड़ना क्यों है और ये जगह क्या है। वो अपने आप से सोचता है कि सारे 1 स्टार हीरोज़ बस आम लोग हैं जिनके पास कोई जंगजू तजुर्बा नहीं। इससे उसे समझ आता है कि हायर स्टार हीरोज़ उन्हें हकीर क्यों समझते हैं। लड़ाई में 1 स्टार हीरोज़ घबरा जाते हैं, जबकि हायर रैंक हीरोज़ फौरन लड़ने के लिए तैयार होते हैं। उसे याद आता है कि कैसे नाइट तैयार लग रही थी और जाते वक्त मुस्कुरा भी रही थी। आर्चर लड़की थकी हुई उसके पास आती है नए आने वालों से निपटने के बाद और उससे मदद मांगती है। वो इनकार कर देता है, उन्हें कचरा कहते हुए, और कहता है कि वो वैसे भी जल्द मर जाएंगे। उसका मानना है कि मास्टर शायद उन्हें किसी दूसरे हीरो में सिंथेसाइज कर दें क्योंकि वो बेकार हैं। नए हीरोज़ में से एक टॉबी हान के पास आता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। गुस्से में वो उसे जोर से मुक्का मारता है, उसे बुरी हालत में छोड़ देता है। वो दलील देता है कि जब वो लड़ रहा था और खून बहा रहा था, उन्होंने कुछ नहीं किया और उनका फैसला जल्द आ रहा है। अगले दिन वो और आर्चर लड़की अपनी ट्रेनिंग दोबारा शुरू करते हैं।
उसकी मखसूस हथियार की मश्क उसकी तलवार और शील्ड स्किल्स को लेवल 2 तक बढ़ाती है। दूसरे 3 हीरोज तहम ट्रेनिंग बिल्कुल छोड़ देते हैं, दिन भागने का रास्ता में तजागते हैं। लड़की अपनी तीरंदाजी की मश्क करती है तीर चलाकर, पर जो उन्हें अपनी तलवार से डॉज करता है। एक तीर उसकी टांग में लगता है और वो परेशान होती है, लेकिन वो उसे यकीन दिलाता है कि इस दुनिया में जख्म जल्दी भरते हैं। वो देखते हैं जैसे चोट बंद होती है। मुसलसल इस दर्द को बर्दाश्त करने से हमारे लड़के को नई पेन टॉलरेंस स्किल मिलती है। वो स्पारिंग जारी रखते हैं और उसकी लगातार ट्रेनिंग से उसकी तलवार और शील्ड स्किल्स मिलकर नई कंबाइंड स्किल बन जाती हैं, बेसिक स्वॉर्ड शील्ड टेक्निक, जो लेवल 3 तक पहुंचती है। अगले दिन मास्टर वापस लॉगिन करता है, परी जाहिर होती है और चिल्लाती है, सब पर के जब मॉन्स्टर जाहिर हों तो उन्हें फौरन लॉबी के अंदर आना चाहिए, वरना वो बड़े खतरे में होंगे। लड़की मानती है कि वो कुछ हद तक खुश है क्योंकि सारा दिन ट्रेनिंग करना थका देने वाला था। इसी दौरान 3 नए हीरोज फिर से चिल्ला रहे हैं, शिकायत करते हुए कि वो घर जाना चाहते हैं और सिर्फ आलू खाने से तंग आ चुके हैं। ये सुनकर परी अपना सब्र बिल्कुल खो देती है। वो खतरनाक हद तक गुस्सा हो जाती है। उनमें से 2 को इतनी जोर से मुक्का मारती है कि वो उड़ते हुए जाते हैं। वो कहती है कि उन्होंने उसे इतना तंग किया है कि वो उनकी शिकायत करेगी। मास्टर से और उन्हें मारती रहती है जब वो मदद के लिए चीखते हैं। फिर मास्टर ग्रुप को दोबारा तीसरी मंजिल पर भेजता है, जहां वो और भी ताकतवर गॉब्लिन्स का सामना करते हैं। हमारी असली जूरी लड़ने के लिए तैयार होती है, जबकि बाकी 3 हीरोज पीछे रहते हैं और कुछ नहीं करते। अपनी शदीद ट्रेनिंग की वजह से वो आसानी से गॉब्लिन्स को काट देता है बिना किसी मसले के। आर्चर लड़की के साथ भी ऐसा ही है, जो इस स्टेज में MVP बनने में भी कामयाब हो जाती है। फिर वो दूसरे 3 हीरोज को देखती है और नोट करती है कि वो मदद करने के लिए तैयार नहीं लगते। हमारा लड़का कहता है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो वैसे भी उनके साथ कोई एक्सपीरियंस पॉइंट्स शेयर नहीं करना चाहता। जो हीरो लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं मिलता। परी की टिप पर अमल करते हुए मास्टर उन्हें पहली मंजिल दोबारा करने पर मजबूर करता है, ताकि दूसरे हीरोज़ की शिरकत बढ़ाई जा सके। वो सब वापस पहली मंजिल पर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। आम गॉब्लिन्स जाहिर होते हैं और हमला करने के लिए भागते हैं, लेकिन आर्चर आसानी से उन सबको अपने तीरों से मार देती है। MVP बन जाती है। मास्टर फौरन उन्हें अनहीन स्टेज रिपीट करवाता है। हीरो तबसरा करता है कि लगता है उन्हें कोई ब्रेक नहीं मिलेगी, क्योंकि उन्होंने इसे बहुत आसान बना दिया। इस बार वो लेवल क्लियर करता है और MVP बन जाता है। ताहम लगातार इतनी मंजिलें क्लियर करने के बाद वो और लड़की दोनों पूरी तरह थक चुके हैं। वो शिकायत करती है कि वो जारी नहीं रख सकती और सोचती है कि मास्टर उन्हें कितनी बार वही स्टेजेस रिपीट करने पर मजबूर करेगा। एक लंबे और थका देने वाले दिन के बाद वो आखिरकार लॉबी वापस जाते हैं। ताहम वो ज़्यादा खुश नहीं है बाकी 3 हीरोज की देखभाल करने पर। खुशकिस्मती से उनके लिए मास्टर सिंथेसिस चेंबर खोलने का फैसला करता है, जिसका मतलब है किसी भी बेकार हीरो को अलविदा। बस कुछ दिन पहले वो भी उसी जगह पर था, लेकिन उसे दूसरा मौका दिया गया। वो समझाता है कि मास्टर बाहर से सब कुछ देख सकता है, मुशाहिदा करते हुए कि कौन लड़ रहा है और कौन सुस्ती दिखा रहा है। परी आती है और आर्चर लड़की और एल्सन नाम के पुराने हीरो को सिंथेसिस चेंबर में दाखिल होने की हिदायत देती है। ये एहसास करते हुए कि वो मरने वाला है, आदमी हमारे लड़के पर चिल्लाने लगता है, आछजा करते हुए कि उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया और ये गलत है। उसकी शिकायतों के बावजूद उसे अंदर कदम रखने पर मजबूर किया जाता है। गेट बंद हो जाता है और मास्टर तस्दीक करता है कि वो सिंथेसिस शुरू करना चाहता है। अंदर आदमी चीखता और भीख मांगता है, जैसे उसका जिस्म आहिस्ता आहिस्ता रोशनी में गायब हो जाता है। प्रोसेस मुकम्मल होता है और कुर्बानी के नतीजे में आर्चर लड़की लेवल अप करती है और नई स्किल ईगल आई हासिल करती है। वो कन्फ्यूजन में चेंबर से निकलती है, पूछती है कि उस आदमी को क्या हुआ जो गायब हो गया। हन समझाता है कि ये वो जगह है जहां बेकार लोगों को कुर्बान किया जाता है। फिर वो कहता है कि अब उसकी बारी है और सोचता है कि बाकी 2 आदमियों में से कौन उसके लिए कुर्बान होगा। ये सुनकर दोनों आदमी डर से घबरा जाते हैं। फिर परी ऐलान करती है कि अगली जोड़ी वो और टोबी नाम का दाढ़ी वाला आदमी है। आदमी बिल्कुल खौफसदा लगता है, उसे कोई अंदाज़ा नहीं कि क्या होने वाला है। दोनों को सिंथेसिस सेंटर में फेंका जाता है, जहां वो पागल हो जाता है, चिल्लाता और पूछता है कि क्या उसे आखिरकार घर भेजा जा रहा है। हमारा लड़का उसके वहमों का साथ देता है ताकि वो सुकून से मर सके। जल्द ही सिंथेसिस मुकम्मल हो जाती है और दाढ़ी वाला आदमी हमारे हीरो में मर्ज हो जाता है। इस वजह से वो लेवल अप करता है और नई स्किल कंपोजर हासिल करता है।
जब वो आखिरी बचे हुए आदमी के पास से गुजरता है, हान उसे बताता है कि ये उसका खुशकिस्मत दिन है। आर्चर लड़की आखिरकार समझ जाती है कि बेकार लोगों को अंदर भेजा जाता है और मिटा दिया जाता है। वो परेशान होती है कि क्या होगा अगर वो खुद किसी दिन बेकार हो गई। हमारा लड़का जवाब देता है कि मॉन्स्टर सिर्फ ताकतवर होंगे और उन्हें भी होना होगा। उसे ताकतवर बनना होगा, वरना वो आखिरकार कुर्बान हो जाएगी। वो उसे उसके बाप की नसीहत याद दिलाता है कि हमेशा सही तरफ खड़े रहो। ये सुनकर उसे एहसास होता है कि उसे हमारे लड़के के साथ रहना चाहिए। अगले दिन ट्रेनिंग एरिया में वो उसके पास आती है, झुकती है और रस्मी तौर पर अब से उसकी निगरानी में रहने की दरख्वास्त करती है। हमारा लड़का जानता है कि इस लड़की में कुछ खास है और उसे कहता है कि अगर वो ज़रूरी काम करती रहेगी तो वो नहीं मरेगी। जब वो बात करते हैं, सुनहरी बालों वाला आदमी पास आता है और उन्हें ज्वाइन करने की दरख्वास्त करता है। वो अपनी पिछली बुज़दिली और उन्हें अकेले लड़ने देने पर माफ़ी मांगता है और वो उनसे भीख मांगता है कि उसे लड़ना सिखाएं। हीरो पूछता है कि वो उस पर क्यों भरोसा करे और आदमी उनके सामने घुटने टेकने लगता है। हमारे लड़के के लिए ये काफ़ी है और वो उसे एक नेज़ा पकड़ा देता है। वो मानता है कि वो उस हथियार के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन बिगिनर के लिए सीखना सबसे आसान है। बाद में वो कॉम्बैट रेंजेस की मुख्तलिफ अक़साम समझाता है। तलवार और खंजर को क्लोज रेंज वेपन्स, नेज़ों को मिड रेंज और कमानों को लॉन्ग रेंज बताता है। वो इशारा करता है कि उसके नए नेज़े के साथ उनकी टीम के पास अब क्लोज, मिड और लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटीज़ का मुकम्मल कॉम्बिनेशन है। अपनी तलवार उठाते हुए वो आदमी को आने और उससे लड़ने का हुक्म देता है। सुनहरी बालों वाला आदमी घबरा जाता है, पूछता है कि क्या उसे वाकई लड़ना होगा। ब्रो अचानक हमला करके जवाब देता है, समझाता है कि उसने खुद कभी नेज़ा चलाना नहीं सीखा, इसीलिए वो सिखा नहीं सकता। उसने तलवार खुद सीखी और उसे भी वही करना होगा। ये सुनकर आदमी अचानक वापस हमला करने की हिम्मत बताता है, लेकिन वो बंद आंखों से ऐसा करता है। हमारा लड़का आसानी से उसके पेट में लात मारता है, बताते हुए कि बंद आंखों से लड़ना बेवकूफ़ी है। लात उसे बुरी हालात में छोड़ देती है और वो उल्टी कर देता है। हीरो सर्द महरी से कहता है कि अगर वो मॉन्स्टर होता तो वो पहले ही मर चुका होता। आर्चर लड़की बीच में आती है, कहते हुए कि वो अपने पहले दिन के लिए कुछ ज़्यादा सख्त हो रहा है, लेकिन हीरो अपने साथ कोई बोझ उठाने का इरादा नहीं रखता। फिर वो आदमी से पूछता है कि क्या उसकी कोई फैमिली है। सुनहरी बालों वाला आदमी जवाब देता है कि उसकी छोटी बहन है जो उसका इंतज़ार कर रही होगी। हमारा लड़का अपनी तलवार पारन की गर्दन पर रखता है और उसे तसव्वुर करने को कहता है कि क्या होगा अगर वो कभी वापस ना आया। वो पूछता है कि उसकी बहन का क्या होगा अगर वो मॉन्स्टर के हाथों मर गया। ये सख्त मोटिवेशन सुनने के बाद आदमी अपने अंदर नई हिम्मत पाने लगता है। उसकी आंखों में बदलाव देखकर हमारा लड़का मुस्कुराता है और कहता है कि अब उसे बेहतर लग रहा है। वापस लॉबी में एक नोटिफिकेशन जाहिर होती है, ऐलान करते हुए कि मास्टर ने वेपन स्टोरेज सिलेक्ट किया है और ब्लैकस्मिथ ऐड किया है। आइटम स्टोरेज के अंदर बनना शुरू हो जाते हैं, जिसका मतलब है ग्रुप अब अपने हथियार खुद बना सकता है। ये देखकर हमारा लड़का परी को बुलाता है। जाहिर होने के लिए वो गुस्से में जाहिर होती है, मांग करते हुए कि वो उसे हुक्म देने की जुर्रत कैसे कर सकता है। हमारा लड़का वापस जवाब देता है, जो उसे और ज़्यादा पागल कर देता है, और वो उसे मारने की कोशिश करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। पुरसुकून चेहरे के साथ वो पूछता है कि क्या वो ही मास्टर को मशवरे दे रही है, दलील देते हुए कि इसका मतलब है वो इंटरनेट यूज़ कर सकती है। वो मानती है कि इंटरनेट यूज़ करना उसका शौक है। वो जिक्र करता है कि उसकी सारी टिप्स स्ट्रैटेजी फोरम से हैं। परी हैरान होती है और पूछती है कि वो ये सब कैसे जानता है। वो जवाब देता है कि ये आम मालूमात है। सबसे मशहूर प्लेयर लोकी की ऑफिशियल पोस्ट का हवाला देती है। वो उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि वो बस एक छोटा सा हीरो है, जबकि लोकी मास्टर्स का मास्टर है, गेम का हकीकी खुदा। साफ है कि वो उसकी बड़ी फ़ैन है। हमारा लड़का पूछता है कि उसे लोकी इतना क्यों पसंद है, और वो जवाब देती है कि इसलिए क्योंकि वो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। आखिरकार वो कहता है कि उसे उस पर अफसोस है। परी रुक जाती है और पूछती है कि उसने अभी क्या कहा। ब्रो सीधा उसकी तरफ देखता है और ऐलान करता है कि वो लोकी है, सो कॉल्ड मास्टर्स का। परी हान के अल्फाज सुनकर जम जाती है, लेकिन वो पुरसुकून तरीके से अपना अकाउंट नंबर देता है। जैसे ही वो सुनती है, वो बिल्कुल खामोश हो जाती है।
एंटी हैकिंग मकासद के लिए अकाउंट नंबर्स इंतहाई निजी होते हैं और सिर्फ असली मालिक उन्हें जानता है। वो यहाँ तक कि अपना गूगल अकाउंट दिखाने की ऑफ़र करता है अगर उसे अभी भी शक है। वो जल्दी से नंबर चेक करती है, इसरार करती है कि ये सच नहीं हो सकता, लेकिन तस्दीक करने के बाद वो अचानक अपना रिएक्शन बदल लेती है और जोश में चिल्लाना शुरू कर देती है। वो हमारे लड़के से ऑटोग्राफ की भीख मांगती है। कहती है कि लोकी का सिग्नेचर उसे फैन क्लब की टॉप मेंबर बना देगा। वो उसके लिए साइन करता है और पूछता है कि ये क्लब आखिर है क्या। परी समझाती है कि लोकी के लिए खास फैन क्लब है। उसे ये दिलचस्प लगता है, लेकिन मानता है कि उसे कभी पता नहीं था कि ऐसा कोई क्लब वजूद रखता है। फिर वो घबरा जाती है, एहसास करते हुए कि वो बिना उसकी पहचान जाने उससे बदतमीजी से बात कर रही थी। हाँ, उसे फिक्र न करने को कहता है, याद दिलाता है कि वो फिलहाल बस एक 1 स्टार हीरो है। कुछ याद करते हुए वो बीच में बोलती है और पूछती है कि निफ्लेमर को क्या हुआ, क्योंकि वो अब यहाँ है। वो कहता है कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं। निफ्लेमर उसके मेन अकाउंट में उसकी ज़ाती लॉबी है, जहाँ सारे हीरोज़ रहते हैं। इसकी तकरीबन 13 मंजिलें हैं और इसमें तकरीबन 2000 लोग आ सकते हैं। इसके अंदर की ज़्यादातर बिल्डिंग्स पहले ही लेवल 18 से 22 के आसपास हैं। परी पूछती है कि उसकी कमान में 20,000 लोगों का क्या होगा। वो उसे कहता है कि अगर वो इतनी फिक्रमंद है तो वो बस उसे वापस भेज दे। वो मानती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती। वो पहले ही वजह जानता है। वो सिर्फ एक मिड लेवल एडमिन है और उसके पास इतना इख्तियार नहीं है। हमारा लड़का मौजू बदलने का फैसला करता है और इस लॉबी के मास्टर के बारे में पूछता है। वो जानना चाहता है कि क्या मास्टर इंसान है और क्या यहाँ समन किए जाने वाले हीरोज़ एआई हैं या असली लोग। परी दोनों की तस्दीक करती है। मास्टर इंसान है और यहाँ आने वाले हीरोज़ भी असली इंसान हैं। उसे एहसास होता है कि मास्टर को ये पता नहीं होगा, क्योंकि वो बस एक प्लेयर है जो सोचता है कि वो गेम कैरेक्टर्स हैं। वो उससे पूछता है कि क्या फ्लोर 100 तक पहुंचना उसे जमीन पर वापस जाने की इजाजत देगा, लेकिन वो कहती है कि वो नहीं जानती। फिर वो सवाल करता है कि उसे किसने समन किया, लेकिन वो कहती है कि वो ये जाहिर नहीं कर सकती और माफ़ी मांगती है। हमारा लड़का उसे तसल्ली देता है कि उसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो वैसे भी टावर चढ़ने का इरादा रखता है और आखिरकार पता लगा लेगा। फिर वो पूछता है कि मास्टर की इजाज़त के बिना उसके पास कितना कंट्रोल है। वो समझाती है कि वो सिर्फ बुनियादी कामों में मास्टर की मदद कर सकती है, जैसे खोलना, इंतज़ाम करना और जगह की देखभाल करना। हमारा लड़का ये भी पूछता है कि क्या सारे प्लेयर्स लाउंजेस इसी तरह बने हैं। वो तस्दीक करती है कि उनमें से ज़्यादातर एक जैसे हैं। ये उसे सोचने पर मजबूर करता है। अगर हर प्लेयर के पास लॉबी है तो लाखों अलग दुनियाएं हो सकती हैं, हर एक के अपने हीरोज़ के साथ। इस सारे वक्त में प्लेयर्स ने समझा कि हीरोज़ एआई थे, लेकिन वो दरअसल असली इंसान थे। और वो समझता है कि जब वो खेलता था वो असली लोगों को कंट्रोल कर रहा था। उसकी कोई भी छोटी सी गलती उन्हें मरवा सकती थी। हमारा लड़का फिर परी की तरफ मुड़ता है और दावा करता है कि वो टावर चढ़ने में उसकी मदद करेगा, लेकिन उसे उसकी बात सुननी होगी। मंजर ट्रेनिंग एरिया में बदल जाता है, जहां आर्चर मश्क कर रही है। वो उसका मुशाहिदा करता है और सोचता है कि उसमें फितरी सलाहियत है। उसकी ग्रोथ इंतहाई तेज है और कोई यकीन नहीं करेगा कि वो सिर्फ 1 स्टार हंटर है। उसने आज से पहले कभी खंजर नहीं पकड़ा था, फिर भी वो पहले ही उसे पुरइत्माद तरीके से इस्तेमाल कर रही है। सुनहरी बालों वाला आदमी ताहम बहुत स्ट्रगल करता है। हमारा लड़का परेशान है कि इस रफ्तार से वो शायद ज्यादा देर तक जिंदा ना रहे। आर्चर लड़की इसरार करती है कि उसने उसे इतना सख्त पुश नहीं किया, फिर भी वो गिर गया। वो उसे उसके बारे में ना सोचने और बस उसकी पैरवी करने को कहता है। उसी वक्त परी अचानक जाहिर होती है और हीरो के करीब रहने पर उसे डांटती है। वो खुद को उसकी नंबर 1 सर्वेंट ऐलान करती है। आर्चर लड़की वापस जवाब देती है, इसरार करती है कि वो उसकी असली नंबर 1 सर्वेंट है। उनके दरमियान बहस जल्दी ही काबू से बाहर हो जाती है। परी उसे बुरा भला कहने लगती है और हमारा लड़का फौरन उसे चुप करा देता है। दोनों बहस करते रहते हैं जब तक कि वो स्टोरेज रूम तक पहुंच नहीं जाते। वो परी को दरवाज़ा खोलने को कहता है। अंदर चलते हुए उसे बहुत सा सी रैंक्ड सामान मिलता है। इसके बाद वो परी से फोर्ज खोलने को कहता है। लड़की पूछती है कि उसका क्या इरादा है और वो बस कहता है कि वो सारे आइटम्स यूज करने वाला है। हान को परी से बात करने के बाद कुछ अहम एहसास हुआ। वो आधा हीरो और आधा मास्टर है। इसका मतलब है कि सिस्टम का कुछ हिस्सा उसकी बात सुनता है, उसे उन इलाकों तक रसाई देता है जो आमतौर पर मास्टर के लिए मखसूस होते हैं।
वापस फोर्जिंग रूम में हान अंदर जाता है और फोर्जिंग एरिया के पास खड़ा होता है, उसका जायजा लेता है। सिस्टम ऑटो मोड में है। बहुत से वार्निंग मैसेजेस पॉपअप होते हैं। क्राफ्टिंग सक्सेस रेट बहुत खराब है। वो फौरन सिस्टम को मैनुअल मोड में स्विच करता है, फिर क्राफ्टिंग डिफिकल्टी चुनता है। इस दुनिया में बड़ी मुश्किल का मतलब बड़ा खतरा है, लेकिन बेहतर इनाम भी। हमारा लड़का सबसे मुश्किल तरीन एक्सट्रीम हेल सिलेक्ट करता है। परी शॉक हो जाती है क्योंकि इस लेवल पर नाकामी पेनल्टीज का सबब बन सकती है। वो घबराकर उसे वॉर्न करती है, लेकिन वो पुरसुकून तरीके से उसे देखने को कहता है। क्राफ्टिंग के लिए छोटी मिनी गेम्स मुकम्मल करना ज़रूरी है। ज़्यादातर मास्टर्स इनसे बचते हैं क्योंकि ये इंतहाई मुश्किल होती हैं। इस मिनी गेम में उन्हें छोटे ब्लॉक्स यूज़ करके तलवार बनानी होती है और टाइमर उन्हें सिर्फ 3 मिनट देता है। परी टुकड़ों को देखती है और समझ नहीं पाती कि वो तलवार कैसे बनने वाले हैं। हमारा लड़का अंदर जाता है और फौरन हैरानकुन रफ्तार से छोटे ब्लॉक्स उठाना शुरू कर देता है। हर एक को परफेक्ट जगह पर रखता है। वो हैरान हो जाती है और सरगोशी करती है कि उसके हाथ किसी खुदा की तरह हरकत करते हैं। थोड़े ही वक्त में तलवार मुकम्मल हो जाती है। एक नोटिफिकेशन जाहिर होती है जो बड़ी कामयाबी का ऐलान करती है। हान ने -C रैंक वेपन बनाया है। परी खुश हो जाती है क्योंकि उसने ये हथियार ट्रैश टियर मटेरियल से बनाया है, फिर भी ये अभी भी इम्प्रेसिव लगता है। ताहम मेरा बंदा अभी रोका नहीं है। वो एक तलवार, नेज़ा और शील्ड बनाना जारी रखता है, हर एक गैर मामूली तौर पर हाई सक्सेस के साथ बनाया गया, खराब मटेरियल्स के बावजूद। परी पूछती है कि क्या वो और बनाने का इरादा रखता है, लेकिन वो इनकार कर देता है। समझाता है कि अगर बहुत सारे नए आइटम जाहिर हुए तो मास्टर शकी हो सकता है। मंजर चौथी मंजिल पर बदल जाता है। आर्चर लड़की तेजी से तीर चलाती है और एक तीर गॉब्लिन के सर में लगता है। वो जिक्र करती है कि उसकी नई कमान बहुत अच्छी लग रही है और कहती है कि दूसरे उसे छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा लड़का उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा नहीं होगा अगर वो एक्सक्लूसिव वेपन फीचर यूज़ करे। इस बार उन्हें उड़ने वाले मॉन्स्टर्स का भी सामना करना है। हीरो उसे उड़ने वाले मॉन्स्टर्स को संभालने को कहता है, जबकि वो ज़मीन पर गॉब्लिन्स का ख्याल रखेगा। वो एरन को उसकी हिफाजत करने को कहता है और आदमी अपनी पूरी कोशिश करने का वादा करता है। अचानक उड़ने वाले मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। सुनहरी बौलों वाला आदमी घबरा जाता है और चीखते हुए अपना नेज़ा इधर उधर घुमाना शुरू कर देता है। उसका डर उसके स्टार्ट्स को 30% कम कर देता है। वो तब तक घबराया रहता है जब तक लड़की उसके पास भागकर नहीं जाती और उसे जोर से थप्पड़ मारती है, जो उसे होश में लाता है। वो उसे वार्न करती है कि अगर वो एक बार भी नाकाम हुए तो वो तीनों मर जाएंगे। उसकी बातें उसे फोकस कराती हैं और वो पुरसुकून हो जाता है। तीनों के मिलकर काम करने से वो स्टेज कामयाबी से क्लियर कर लेते हैं। बाद में नेज़े वाला आदमी थका हुआ और बुरी हालत में है। वो कहता है कि वो कुछ खास नहीं कर सका और डरता है कि अगर वो कमज़ोर रहा तो किसी और के साथ मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगले ही लम्हे एक उसे फेवरेट लिस्ट में शामिल होते हुए दिखाता है। हाँ, उसे बताता है कि इसका मतलब है वो जल्द नहीं मरने वाला। आदमी इंतहाई खुश हो जाता है और खुशी में चिल्लाना शुरू कर देता है। आर्चर लड़की कमेंट करती है कि हीरो का पहला सबॉर्डिनेट कामयाब रहा और उसका दूसरा सबॉर्डिनेट भी अब अच्छा कर रहा है। वो पूछता है कि उसका मतलब क्या है। वो खुद को उसकी सर्वेंट या सबॉर्डिनेट कह रही लगती है। वो हथियार रखते हुए दूर चला जाता है और अपने आप से सोचता है कि उसका असली पहला सबॉर्डिनेट यहाँ नहीं। वो शख्स निफिलहाइमर में है और उसका नाम सिरस है। वो और 4 दूसरे हीरोज असल में उसके नीचे थे जब वो गेम खेलता था। वो सोचता है कि शायद मुस्तकबिल में वो उनसे दोबारा मिलेगा। जब उसने गेम छोड़ा, उसने शायद पूरी लॉबी संभाल ली होगी और नित भी वहाँ है और वो भी सब कुछ मैनेज कर सकती है। वो दोनों इतनी अक्लमंद हैं कि पूरी जगह आसानी से संभाल सकें। जैसे ही वो ये सोचता है, मंजर निफिलहाइमर पर बदल जाता है। लॉबी की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर हम 2 लड़कियों को साथ खड़े देखते हैं और नित चलती हुई आती है और पूछती है। साइरस से कहती है कि वो वाकई चाह रही है। वो जवाब देती है कि हर सेकंड अहम है। लड़की आह भरती है और उसे कहती है कि वो सारी इन्वेस्टिगेशंस का ख्याल रखेगी। साइरस राजी होती है और उसे कहती है कि वो ये भी पता लगाए कि मास्टर कहाँ है जितनी जल्दी हो सके। इसके बाद वो चली जाती है, दूसरी लड़की को पूरी लॉन्च का इंचार्ज छोड़कर। इसी दौरान हमारे हीरो की नई लॉबी लेवल 2 तक पहुंच चुकी है। सारी बिल्डिंग्स एक एक करके अपग्रेड और फैलना शुरू हो जाती हैं। आर्चर लड़की बेहतरीन नोटिस करती है और कमेंट करती है कि कैसे सब कुछ अचानक बेहतर लग रहा है। सुनहरी बालों वाला आदमी सोचता है कि क्या उनका मास्टर कोई जादूगर है जो सब कुछ इतनी जल्दी बदल रहा है।
हमारा लड़का समझाता है कि कोई जादू नहीं हुआ, मास्टर ने बस लॉबी में पैसा लगाया। वो अपने आप से सोचता है कि मास्टर शायद अभी उनका रिएक्शन देख रहा होगा, फ़क्र महसूस कर रहा होगा कि एआई हीरोज़ अपग्रेड इंजॉय कर रहे हैं। लेकिन मास्टर को अभी भी कोई अंदाज़ा नहीं कि वो सब असली इंसान हैं। उनके कमरे और पूरी लॉबी बेहतर होती रहती है जैसे वो मज़ीद लेवल्स क्लियर करते हैं। परी उस लम्हे पहुंचती है। वो उसे समझाता है कि उनके मास्टर का शायद फिक्स्ड ऑफिस जॉब स्केड्यूल है, क्योंकि उसके लॉगिन और लॉग आउट टाइम्स कभी नहीं बदलते। वो क्रिस्टल्स और सोने का ढेर दिखाती है, कहती है कि वो खुशकिस्मत हैं कि मास्टर स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स आमतौर पर कंगाल होते हैं। वो जानता है कि ये ऐसी गेम नहीं जहां इवेंट्स मुफ्त जेम्स दें। प्लेयर्स को जेम्स तभी मिलते हैं जब वो असली पैसा खर्च करें। अचानक एक नई सिस्टम नोटिफिकेशन जाहिर होती है जो उन्हें बताती है कि 10 समन्स हो रहे हैं, जिसका मतलब है 10 नए लोग किसी भी लम्हे जाहिर होंगे। हर कोई सामने वाले गेट की तरफ मुड़ता है। वो कहता है कि वो मज़ीद नए आने वालों से मिलने वाले हैं और समझाता है कि समन्स की 2 अक़साम हैं। गोल्ड समन्स 1 स्टार हीरोज़ लाते हैं, जबकि जेम समन्स एडवांस्ड हीरोज़ लाते हैं। उलझे हुए लोगों का ग्रुप गेट से बाहर निकलता है, पूछते हुए कि वो कहाँ हैं। वो उनके सामने खड़ा होता है और खामोशी से उनका मुशाहिदा करता है। फिर वो अपनी तलवार उठाता है और एक आदमी की तरफ इशारा करता है। आदमी खौफजदा होकर हकलाता है। हमारा लड़का सबको चुप रहने का हुक्म देता है। वो पुरसुकून तरीके से सब कुछ समझाने से इनकार करता है और उन्हें बताता है, सिर्फ एक चीज़, उन सबको अपने दम पर जिंदा रहना होगा और वो बाकी सिर्फ उन्हें समझाएगा जो जिंदा रहने में कामयाब होंगे। इसी वक्त परी आती है और जोर से पूछती है कि क्या नए आने वालों में कोई बढ़ई, लोहार, टैनर या बावर्ची है। आर्चर लड़की हीरो से सरगोशी करती है, पूछती है कि वो क्या कर रही है। वो समझाता है कि वो बस काम असाइन कर रही है। किसी भी मुफीद स्किल्स वाले को अलग किया जा रहा है, क्योंकि लॉबी में ऐसी सुविधाएं हैं जिनके लिए तरबियत याफ्ता वर्कर्स चाहिए। परी सबको रोल्स में बांटना जारी रखती है और एक दूसरी पार्टी तकरीबन 4 लोगों की बनाई जाती है। कुछ नए हीरोज तलवारें उठाए हुए हैं। हमारा लड़का समझता है कि मास्टर किसी भी बेकार शख्स को कॉम्बैट में भेजता है ताकि उनकी सलाहियतें टेस्ट की जा सकें। जल्द ही परी पार्टी 2 के सारे मेंबर्स को स्टेज 1 में भेज देती है। गेट खुलता है, वो अंदर जाते हैं और एक शख्स फौरन मर जाता है। हीरो देखता है और कमेंट करता है कि वो शख्स कितनी जल्दी मारा गया। आर्चर लड़की सोचती है कि उन्हें पहले चीज़ें समझानी चाहिए थीं, लेकिन वो इत्तेफाक नहीं करता। दलील विदाहिती जो कोई पहली स्टेज में मरता है वो बिल्कुल बेकार है। एक और नया आने वाला टेडी जल्द ही मर जाता है। ये देखकर परी अगली पार्टी जमा करना शुरू कर देती है। हर कोई डरा हुआ है पिछले लोगों के साथ जो हुआ उसे देखकर। सुनहरी बालों वाला आदमी परी के पास जाता है और कहता है कि वो उनके साथ लड़ना चाहता है। वो उसे रोकने की कोशिश करती है, कहती है कि ये उसकी लड़ाई नहीं, लेकिन हमारा लड़का उसे इजाज़त देने को कहता है क्योंकि उसे मज़ीद कॉम्बैट एक्सपीरियंस चाहिए। वो मास्टर को रिक्वेस्ट भेजती है, कहती है एरन पार्टी ज्वाइन करना चाहता है। हीरो बीच में आता है और उसे वॉर्न करता है कि दूसरों की मदद करे, लेकिन अपनी हिफाजत भी करे। लड़का उसे यकीन दिलाता है कि वो समझ गया। इसी दौरान आर्चर लड़की अंगड़ाई लेती है और कहती है कि वो कुछ असली खाना चाहती है, क्योंकि मास्टर सिर्फ उन्हें आलू देता है। वो उसे कहता है कि आसमान की तरफ देखे, क्योंकि मास्टर उन्हें देख रहा है। वो डर जाती है, लेकिन वो उसे तसल्ली देता है कि मास्टर सिर्फ उन्हें देख सकता है, सुन नहीं सकता। उनकी बातें उस तक सिर्फ फिल्टर्ड मैसेजेस के तौर पर पहुंचती हैं। जल्द ही रू की पार्टी स्टेज 1 कामयाबी से क्लियर कर लेती है और वो सब जिंदा बच जाते हैं। हमारा लड़का सुनहरी बालों वाले आदमी से पूछता है कि उसने कितने गॉब्लिन्स मारे, और वो कहता है सिर्फ एक। वो मुतमईन है क्योंकि उसने अपना किरदार सही तरीके से निभाया। फिर हमारा लड़का वापस जाने का मशवरा देता है। जब वो डाइनिंग एरिया पहुंचते हैं, वो इसे अपग्रेड देखकर हैरान होते हैं। आर्चर लड़की एक्साइटेड है क्योंकि लगता है वो आखिरकार गोश्त खाने वाले हैं। हमारा लड़का उन्हें देखता है, महसूस करता है कि वो ज़रूरत से ज़्यादा खुश हैं। ताहम जब कुक अजीब दिखने वाला खाना लाता है, कोई उसे खाना नहीं चाहता। कुक कहता है कि उसके पास काफ़ी इंग्रेडिएंट्स नहीं थे। हीरो शकी हो जाता है और उसका स्टेटस चेक करता है, जो जाहिर करता है कि उसका नाम डॉल्फ है और उसके पास कुकिंग स्किल्स नहीं है। आदमी को एहसास होता है कि वो झूठ बोलते पकड़ा गया। हमारा लड़का क्लोई नाम की लड़की के पास जाता है और उसे कहता है कि अब से वो कुकिंग संभालेगी। परी मास्टर से तस्दीक मांगती है और मास्टर मंजूर कर लेता है। क्लोई घबराई हुई लगती है, लेकिन रोल कबूल कर लेती है।
इसी दौरान पुराना कुक दूसरे मौके की भीख मांगता है, लेकिन हीरो उसे कभी दोबारा झूठ बोलने से वार्न करता है। नई कुक पकाना शुरू करती है और खानों का मुनासिब सेट तैयार करती है। सब आलू से बने हैं, लेकिन देखने में अच्छे और मज़ेदार हैं। जब वो खाते हैं, हमारा लड़का समझाना शुरू करता है कि यहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं। लेक्चर के बाद आर्चर लड़की उन्हें बेहतर महसूस कराने की कोशिश करती है और बताती है कि वो भी यहाँ आने से पहले लड़ना नहीं जानती थी। सारे हीरोज़ फाइटर्स के तौर पर असाइन नहीं होते, क्योंकि उन्हें लोगों या दूसरे रोल्स की भी ज़रूरत होती है। वो समझाता है कि इन रोल्स में बचने का चांस बेहतर है, लेकिन उन्हें फिर भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें हमेशा उनसे बेहतर लोगों से रिप्लेस किया जा सकता है। अगले दिन हीरोज़ का एक और ग्रुप समन होता है, लेकिन इस बार ये बस कुछ नौजवान लड़के हैं। हीरो फौरन उनके साथ ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जबकि आर्चर लड़की और सुनहरी बालों वाला आदमी अपने खास हथियारों के साथ मश्क करते हैं। लड़के ट्रेनिंग के बाद थक चुके और पिटे हुए हैं, लेकिन हीरो अब भी सोचता है कि वो छुपने वालों से बेहतर है। दिन गुजरते हैं और मजीद हीरोज़ बुलाए जाते हैं। आर्चर लड़की सोचना शुरू करती है कि वो 5वीं स्टेज पर क्यों नहीं जा रहे। हमारा लड़का बस उसे बताता है कि मास्टर अभी पार्टी सिलेक्ट कर रहा है। गेम में डिफ़िकल्टी 5वीं स्टेज पर तेज़ी से बढ़ती है, तकरीबन बॉस लेवल की तरह। वजह जो उसने उसे इस बारे में नहीं बताया वो ये है कि वो खुद भी यकीन नहीं रखता कि वो इस स्टेज पर जिंदा रहने के लिए काफ़ी ताकतवर है। आगे बढ़ने के बजाय वो चौथी मंजिल पर प्रैक्टिस के लिए वापस जाते हैं। हीरो पीछे रहता है और लड़ाई में उनकी रहनुमाई करता है। उन्हें कहता है कि वो अपनी फॉर्मेशन ना तोड़ें। उनमें से कोई भी अकेले काफ़ी ताकतवर नहीं, लेकिन अगर वो मिलकर काम करें तो वो मुफीद हो सकते हैं। इसलिए वो चाहता है कि वो ताकतवर बने, क्योंकि शायद उसे अगले स्टेज में उनकी मदद की ज़रूरत पड़े। ये अभी भी वाज़े नहीं कि उन्हें किस किस्म का मिशन मिलेगा, लेकिन कुछ मिशंस वो अकेले नहीं कर सकता। लड़के स्टेज क्लियर करने के बाद जश्न मनाना शुरू करते हैं। उन्हें देखकर आर्चर लड़की मुस्कुराती है और कहती है कि उन्होंने अच्छा किया। पहली बार हीरो भी उससे इत्तेफाक करता है। जैसे वक्त गुजरता है, उनका मास्टर लंबे अरसे के लिए लॉग ऑफ होना शुरू कर देता है। अच्छी बात यह है कि उन्हें नए समन्स में लोहार और टैनर मिलते हैं। वो शुरू करते हैं मिलकर काम करना और ई रैंक तलवारें बनाना। ये नए आने वालों को दी जाती हैं, जबकि सी रैंक्ड इक्विपमेंट सिर्फ हमारी एलीट पार्टी के लिए है। इस सब में 3 लोगों को सिंथेसाइज किया जाता है, जिसमें वो नकली शेफ भी शामिल था। बस ऐसे ही कुछ और दिन गुजरते हैं और आखिरकार 5वीं मंजिल के अंदर जाने का वक्त आ जाता है। हमारा लड़का परी से तस्बीक मांगता है और वो हाँ कहती है। फाइटर्स को तैयार करने के लिए वो उन्हें छोटी सी तकरीर देता है और उन्हें अपना गार्ड नीचे ना करने को कहता है। अगले ही लम्हे उनकी पार्टी टेलीपोर्ट होती है एक तबाहशुदा शहर में। वो वाकई कोई मॉन्स्टर या लोग नहीं देख सकते, जो हमारे लड़के को सोचने पर मजबूर करता है कि ये कोई सबजुगेशन मिशन नहीं है। अचानक लड़कों में से एक ढांचा देखता है और चीखना शुरू कर देता है। दूसरे भी परेशान हैं उस बात को लेकर जो उन्हें इस मंजिल के बारे में बताया गया है। वो रास्ते का जायजा लेने का फैसला करता है। वो लड़की को वॉच टावर पर चढ़ने को कहता है। जब वो ऐसा करती है, वो तकरीबन सदमे में जम जाती है जो वो देखती है। दूसरे उसका एक्सप्रेशन नोटिस करते हैं और उसे पुकारते हैं, पूछते हैं कि क्या हो रहा है। वो आखिरकार बोलने के काबिल होती है और उन्हें बताती है कि हजारों गॉब्लिन्स शहर की तरफ मार्च कर रहे हैं। एक सिस्टम नोटिफिकेशन आखिरकार जाहिर होती है, दिखाती है कि उनका मिशन 1086 गॉब्लिन्स की लहर से बचना है। हमारा लड़का जानता है कि वो यहाँ वक्त ज़ाया नहीं कर सकते, इसलिए वो उसे नीचे आने को कहता है। वो उन्हें यकीन दिलाता है कि उन्हें सारे गॉब्लिन्स को मारने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि उनका मिशन सिर्फ मुकर्ररा वक्त तक जिंदा रहना है। ग्रुप एक इमारत में दाखिल होने का फैसला करता है, लेकिन वो सब लॉक्ड हैं, इसलिए वो करीबी गली की तरफ जाते हैं। आखिरकार टाइमर मिशन का 30 मिनट पर दिखाई देता है। वो बुरी तरह अच्छी जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनके पास वक्त खत्म हो रहा है। आखिरकार वो एक तंग रास्ते पर रुकते हैं ताकि उन पर हर तरफ से हमला ना हो सके। गॉब्लिन्स के हमला करने के 3 मुमकिन रास्ते हैं। हमारा लड़का बाएं तरफ लेने का फैसला करता है। एरन दाएं तरफ का इंचार्ज है, जबकि गेड और हैंसन दोनों पीछे वाले रास्ते की हिफाजत करेंगे। मजीद ये कि वो बारी बारी लड़ेंगे ताकि थकावट से बच सकें। आर्चर लड़की स्टैंड बाय पर है, बाकी सबको सपोर्ट करने के लिए। हीरो बैरिकेड लगाने का मशवरा देता है। वो सब काम पर लग जाते हैं। टाइमर देखकर उसे एहसास होता है कि ये रियल लाइफ टाइम के साथ सिंक्रोनाइज्ड है, जिसका मतलब है उन्हें पूरे 30 मिनट जिंदा रहना होगा। ज्यादा देर नहीं गुजरती कि पहला गॉब्लिन अपनी शक्ल दिखाता है। टाइमर फौरन शुरू होता है और गॉब्लिन उनकी तरफ भागता है।
उन्होंने अभी तक बैरिकेड खत्म नहीं किया, लेकिन अब उस बारे में फिक्र करने का वक्त नहीं है। जैसे ही और गॉब्लिन्स शामिल होते हैं, हीरो ग्रुप पर चिल्लाता है कि रास्ते को इन गॉब्लिन्स की लाशों से ब्लॉक करें। हान फॉलो कर रहा है। ब्लॉक और अटैक का सादा पैटर्न जो अच्छा काम करता लगता है। सुनहरी बालों वाला आदमी ताहम स्ट्रगल करता दिखाई देता है और पूछता है कि क्या उन्हें वाकई सिर्फ 10 मिनट जिंदा रहना है। क्लॉक पर 26 मिनट बाकी होने पर हीरो से झूठी उम्मीद देता है। कहता है कि वो उससे कभी झूठ नहीं बोलेगा। जो भी मामला हो, हमारा लड़का ऐसी जगह मरने के लिए तैयार नहीं। जैसे ही गोब्लिन्स करीब आते हैं, वो जी को हैंसन के साथ जगह बदलने के लिए चिल्लाता है। आदमी इसरार करता है कि वो जारी रख सकता है, लेकिन हमारा लड़का उसे मजबूर करता है। वो परख रहा। वो जानता है कि वो अपने कम लेवल, कमज़ोर स्टैमिना और ख़राब टेक्निक की वजह से स्ट्रगल कर रहा है। वो हर गॉब्लिन को मारने में बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा है। इसी दौरान हैन गॉब्लिन्स को मुकम्मल दुरुस्तगी के साथ मारता रहता है। अपने जहन में वो वही उसूल दोहराता है, 1/1 किल, कम से कम स्टैमिना, ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी। लेकिन गॉब्लिन्स बिना किसी डर के आते रहते हैं, जैसे उनका वाहिद मकसद यहाँ मरना हो। वो दोबारा स्विच की मांग करता है। गेट जल्दी से अपनी शील्ड और तलवार उठाता है, जबकि हैंसन उनकी फॉर्मेशन के कमज़ोर हिस्से पर जाता है। फिर वो आंचल लड़की को बुलाता है। उसे कहता है कि आदमी को सपोर्ट करे और जो तीर वो चलाती है उन्हें जमा करे। वो एक्साइटेड हो जाती है क्योंकि वो कुछ एक्शन का इंतज़ार कर रही थी। वो उसे बताता है कि उसका काम उन गॉब्लिन्स को ख़त्म करना है जो उनकी फॉर्मेशन तोड़ते हैं। नेज़े वाला आदमी गॉब्लिन्स को काटना जारी रखता है, लेकिन बेसब्रा होना शुरू हो जाता है। पूछता है कि क्या 10 मिनट हो गए? पसीने में भीगा और थका हुआ हीरो बताता है कि सिर्फ 5 मिनट गुजरे हैं। लड़की फायरिंग जारी रखती है, उसे नीचे रहने और हिलते रहने को कहती है। फिर अचानक गॉब्लिन का ब्लेड सीधा लड़के के बाजू पर लगता है और खून बहने लगता है। एक नोटिफिकेशन वॉर्न करती है कि वो खून बहा रहा है और एचपी खो रहा है। हमारा लड़का दूसरे आदमी को चिल्लाता है कि वो उसकी जगह लें और अभी उसकी खून बहने की परवाह ना करे। गेट दर्द से रोता है, परेशान और कांपता हुआ, लेकिन वो उसे वापस फोकस में लाता है। पूछता है कि क्या वो सबको मरने देने का इरादा रखता है। लड़का शर्मिंदा महसूस करता है और माफ़ी मांगता है। वो लड़की को खून रोकने को कहता है। वो जल्दी से जख्म पर पट्टी बांधती है और वो दर्द के बावजूद खुद को वापस पैरों पर खड़ा करता है। हमारा लड़का फिर सब कुछ निकाल देता है जो उसके पास है। वो गॉब्लिन्स के बीच से गुजरता है जैसे कोई गुस्से वाला तूफान। उन्हें उतनी ही तेज़ी से ख़त्म करता है जितनी तेज़ी से वो जाहिर होते हैं, लेकिन गॉब्लिन्स भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं। अचानक सामने वाला आदमी घबरा जाता है क्योंकि उसकी तलवार ने अपनी ड्यूरेबिलिटी पूरी खो दी है। हीरो जख्मी लड़के से पूछता है कि क्या वो दोबारा स्विच कर सकता है, और हालांकि वो अभी भी दर्द में है, वो राज़ी हो जाता है। वो हैंसन को पीछे हटने और अपनी तलवार रिपेयर करने का हुक्म देता है। हमारे लड़के को पहले ही इसकी उम्मीद थी। हालांकि उसकी तलवार डिफ़ॉल्ट फ्रैंक सूट से बेहतर थी, वो फिर भी काफ़ी बुरी थी। वो पकड़ता है। उनमें से एक शील्ड और उससे गॉब्लिन्स को मारता रहता है। ग्रुप को लड़ते रहने को कहता है, भले ही वो अपनी तलवारें यूज़ ना कर सकें। उनकी फॉर्मेशन लगातार बदलती रहती है। वो अपने दांत पीसता है और ऐलान करता है कि सिर्फ 3 मिनट बाकी हैं, लेकिन उसके लिए 30 मिनट लामहदूद लगते हैं। नेज़े वाला आदमी और आर्चर लड़की सिर्फ 10 सेकंड बाद दोबारा पोजीशंस बदलते हैं। इसी वक्त वो जख्मी लड़के को दूसरे आदमी के साथ वापस स्विच करने का हुक्म देता है, उन्हें सपोर्ट करने के लिए। वो आर्चर लड़की को अपने सारे तीर यूज़ करने को भी कहता है। वो जानता है कि अगर वो तोड़ें फॉर्मेशन उस तरफ से, तो वो सब मर जाएंगे। वो बहुत से गॉब्लिन्स मारती है, लेकिन इससे पहले कि जोरी को स्विच करने का मौका मिले, मॉन्स्टर्स में से एक जख्मी आदमी के पेट में खंजर घोंप देता है। आदमी घुटनों पर गिर जाता है, जैसे खून उसके मुंह में भर जाता है और वो ढेर हो जाता है। एक नोटिफिकेशन जाहिर होती है जो उन्हें बताती है कि वो मौत के किनारे पर है और उसकी जिंदगी खतरे में है। आर्चर लड़की जम जाती है, आंखें फटी हुई, डर से कांपती हुई। नोटिफिकेशन दोबारा चमकती है जैसे उसकी मौत का काउंटडाउन हो। वो तलवार निकालने का सोचती है, लेकिन खौफसदा है क्योंकि ये उसे फौरन मार देगा। इसी दौरान उसका दोस्त सारे गॉब्लिन से दबता जा रहा है और उससे पूछता है कि क्या वो स्विच कर सकता है, सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए। हमारा लड़का भी स्ट्रगल करता दिखाई देता है और मॉन्स्टर्स को पीछे रखने के लिए सब कुछ यूज़ करता है। उनकी फॉर्मेशन टूटती देखकर वो हैंसन को अपने साथ स्विच करने और अभी अपने दोस्त के बारे में सोचना बंद करने को कहता है। अचानक नोटिफिकेशन आती है कि गेट मर गया है।
ये देखकर वो आर्चर लड़की पर चिल्लाता है कि मुर्दों को भूल जाए और गॉब्लिन्स के साथ उसकी मदद करे। जैसे वो शुरू करती है, लाडना उसकी सोर्ड्समैनशिप स्किल लेवल 3 तक बढ़ जाती है। वो परेशानी में उससे पूछती है कि उनके पास कितना वक्त है, और वो उस पर चिल्लाता है कि बस मारती रहे और वक्त के बारे में सोचकर कोई सेकंड ज़ाया न करे। हमारा लड़का भी अपनी सारी फाइटिंग स्किल्स लेवल अप करता है, लेकिन वो ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि अगर वो मर गए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बदकिस्मती से दूसरा लड़का भी हिट होता है और खून बहने लगता है। गॉब्लिन्स उसे फौरन घेर लेते हैं और काटना शुरू कर देते हैं। हीरो जानता है उनकी फॉर्मेशन टूट चुकी है, इसलिए वो पूरे ग्रुप को अपने साथ चिपकने का हुक्म देता है। वो गली छोड़कर भागना शुरू करते हैं, थोड़ा और वक्त खरीदने की कोशिश में। हीरो पीछे एक घर देखता है और लड़की को दीवार पर चढ़ने को कहता है। वो हिचकिचाती है, सोचते हुए कि वो चाहता है वो अकेले भाग जाए, लेकिन वो उसे बताता है कि वो पीछे आएगा। अब जब वो खुले में है, वो बस एक वक्त में एक गॉब्लिन मार सकते हैं, तो घोंपने के बजाय वो वाइट क्लीव अटैक्स करना शुरू करता है। लड़की आखिरकार ऊपर पहुंच जाती है और वो उसके पीछे जाता है। अब वक्त है नीचे वाले आदमी का चढ़ने का, लेकिन उसकी टांग में एक गॉब्लिन खंजर मार देता है। बिना सोचे हमारा लड़का नीचे कूदता है और उस गॉब्लिन को काट देता है जिसने उसे मारा। वो फौरन कहता है कि उन्हें टांग काटनी पड़ेगी और आदमी की टांग काट देता है। खून हर तरफ फैलता है और वो दर्द में चीखता है, लेकिन हीरो सिर्फ बचने पर फोकस करता है। लड़की गॉब्लिन्स को दीवार चढ़ने से रोकने के लिए उसका नेज़ा यूज करती है, लेकिन अचानक गिरा देती है और चीखती है घबराकर कि आगे क्या होगा। हीरो उसे अपनी टांगे यूज करके लात मारने का हुक्म देता है, बताते हुए कि उन्हें सिर्फ 30 सेकंड्स और जिंदा रहना है। जब वो डिस्ट्रैक्टेड होता है, उसे हुक्म देते हुए गॉब्लिन्स में से एक ऊपर चढ़ने में कामयाब हो जाता है। वो तलवार से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन दूसरा गॉब्लिन पहले हमला करता है। उसके पेट में खंजर घोंप देता है, खून बाहर निकलता है, लेकिन जब वो वापस लड़ने की कोशिश करता है, गॉब्लिन उसे अपने खंजर से फिर मारता है। दूसरी तरफ आर्चर लड़की भी जख्मी है और हर सेकंड अपनी हेल्थ खो रही है। हीरो के लिए सवालों के साथ सब कुछ रुक जाता है। अब क्या होगा? क्या वो जिंदा बचेगा? वो सोचता है कि क्या वो वाकई 5वीं मंजिल पर मरने वाला है? ये ख्याल उसे मायूसी से भर देता है। उसे लगता है कि सारी सूरत हाल नाइंसाफ़ी है। ज़मीन पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। गुस्से और मायूसी का ये मिलाप अचानक उसके अंदर कुछ बदल देता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और ऑरा इंतहाई ताकतवर हो जाता है। फिर वो कच्ची ताकत के धमाके के साथ आगे बढ़ता है, ऐलान करता है कि लड़ाई ख़त्म नहीं हुई और वो यहाँ मरने वाले नहीं हैं। वो हैरानकुन रफ्तार से गॉब्लिन्स को मारना शुरू कर देता है। उसका पूरा जिस्म वहशी हालत में बदल जाता है और उसके बाल डीमन की तरह बेतरतीब बढ़ जाते हैं। इस हालत में वो गॉब्लिन्स को बेकार कचरा समझता है। हमारे लड़के ने अभी अपनी बरसर्कर स्किल अवेकन की है। अपनी नई बेखौफी के साथ वो जिस्म में दौड़ती शदीद दर्द के बावजूद लड़ाई जारी रखता है। ये उसे अपनी जिस्मानी हुदूद से आगे बढ़ने देता है और वो लानती मॉन्स्टर्स को बिना एक सेकंड रुके काटना जारी रखता है। वो इतनी जोर से घुमाता है कि उसकी तलवार टूट जाती है, लेकिन ये भी उसे रोकने के लिए काफ़ी नहीं और वो बेखौफी से टूटी हुई तलवार के साथ कूद पड़ता है। लेकिन फिर वक्त आखिरकार ख़त्म हो जाता है। सारे मॉन्स्टर्स फुरान जम जाते हैं। एक डीमन गॉब्लिन उसे इंतहाई करीब से घोंपने वाला था, लेकिन दुनिया उसी लम्हे रुक गई, उसे बचा लिया। आर्चर लड़की भी सदमे में जमी खड़ी है, बेहरकत मॉन्स्टर से घिरी हुई। यहाँ तक कि नेज़े वाला आदमी, जो कुछ लम्हे पहले मौत के किनारे पर था, टाइमर की वजह से बच जाता है। वहशी लड़ाई के बाद वो तीनों जीत जाते हैं। सिस्टम उन्हें सोने, लोहे की कच्ची धात, चमड़े और दूसरे नायाब मटीरियल से नवाजता है। फिर उन्हें वापस वेटिंग रूम में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। पहली बार एहसास लगता है कि हीरो भी अपनी जान के लिए डरा हुआ था। पार्टी आखिरकार शदीद लड़ाई के बाद सांस लेती है। आर्चर लड़की हंसती है, एहसास करते हुए कि वो अभी भी जिंदा है, और हमारे लड़के को खड़ा होने में मदद करने को कहती है। वो उसे हाथ देता है और वो पूछती है कि क्या वो वाकई निकल आए हैं। हीरो तस्दीक करता है क्योंकि वो वापस वेटिंग रूम में है। लड़की पूछती है कि क्या अगले स्टेजेस भी इसी तरह मुश्किल होने वाले हैं। हमारा लड़का समझाता है कि ये खास मामला था क्योंकि ये सर्वाइवल मिशन था जो पार्टीज के लिए बेहतरीन है। उनकी पार्टी के 2 लड़के इतने ताकतवर नहीं थे और यही वाहिद वजह है कि वो मौत के इतने करीब पहुंच गए। आर्चर लड़की नीचे देखती है, कहते हुए कि वो समझती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो उन्हें मरने देने पर थोड़ा पछतावा महसूस करती है।
वापस आने के बाद दोनों लड़कों का दोस्त उन्हें मिलता है और जोश में पूछता है कि वो कहाँ है। हीरो सीधा उसे बताता है कि वो बच नहीं सके। आदमी को यकीन नहीं आता जो उसने अभी सुना, लेकिन यही इस दुनिया की हकीकत है। बिना वक्त ज़ाया किए मास्टर अजय पार्टी को अंदर आने के लिए बुलाता है। इसी दौरान हमारा लड़का अपने बिस्तर पर गिर जाता है और सोचता है कि अभी क्या हुआ। वो यहाँ मौत पर वाकई जज्बाती नहीं होता। एक ऐसे शख्स के तौर पर जो टावर की फ्रंट लाइंस पर लड़ता है, वो जानता है कि मौत कुछ आम बन जाएगी। अपने जहन के पीछे वो सवाल करता है कि क्या उसे वाकई बरसर्क स्किल मिली। वो सोचता है कि कैसे कंपोजर और बरसर्क एक दूसरे के मुतजाद हैं। पहला उसे पुरसुकून रखता है, जबकि दूसरा ताकत देता है लेकिन कंट्रोल छीन लेता है। वो सोचता है कि क्या ये अजीब कॉम्बिनेशन इसलिए हुआ क्योंकि वो किसी तरह एक ही वक्त में मास्टर और हीरो दोनों बन गया, लेकिन वो फैसला करता है कि इस पर ज़्यादा नहीं सोचेगा। कल मसरूफ दिन होगा, इसलिए आज वो आराम करना चाहता है। अगली सुबह वो ट्रेनिंग ग्राउंड जाता है और नोटिस करता है कि आर्चर लड़की पहले ही अपनी डैगर स्किल्स की मशक कर रही है। वो उससे पूछता है कि वो पहले ही यहाँ क्यों है, जबकि वो आमतौर पर लेट होती है। लड़की उसे बताती है कि वो मरना नहीं चाहती। हमारा लड़का नोटिस करता है कि उसे कल की लड़ाई के बाद नई स्किल मिली। उसके मुकाबले में नेज़े वाले आदमी को उतनी ही मेहनत करने के बावजूद कोई स्किल नहीं मिली। जहाँ तक उसका ताल्लुक है, उसकी ग्रोथ कॉस्ट 5 पर फिक्स्ड है, जो 3 स्टार हीरो के लिए नॉर्मल ग्रोथ रेट है। वो फैसला करता है कि क्योंकि वो 1 स्टार हीरो के लिए मैक्सिमम लेवल के करीब है, उसका अगला मकसद 2 स्टार हीरो बनना होना चाहिए। जब वो हैंडस्टैंड पुशअप्स कर रहा होता है, लड़की पास आती है और अचानक उसके एब्स छूती है, उसे अनकंफर्टेबल कर देती है। वो फौरन उसे हाथ हटाने को कहता है और जल्दी से शर्ट वापस पहन लेता है। वो शिकायत करती है, कहती है कि उसके एब्स थके हुए भी नहीं हैं, लेकिन वो जवाब देता है कि वो हैं। ये लड़की उसे हैरान करना जारी रखती है। वो बस कल ही मौत के करीब लड़ाई से बचे और वो पहले ही ऐसे एक्ट कर रही है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर वो जिक्र करती है कि एरन शायद नहीं आएगा और वो उसे छोड़ने को कहता है। उसे शक है कि आदमी अपने कमरे में नाराज बैठा है, अभी भी उन 2 दूसरों की मौत से मुतासिर जो उसके करीब थे। हैरन ट्रेनिंग ग्राउंड में दूसरों को देखता है और थोड़ा पछतावा महसूस करता है। मेहनती हीरोज खोने पर वो खामोशी से सोचता है कि गेड और हैंसन मुफीद हो सकते थे अगर उन्हें ट्रेनिंग के लिए थोड़ा और वक्त मिल जाता, और एक मुख्तसर लम्हे के लिए वो ख्वाहिश करता है कि इन लूजर्स के बजाय वो जिंदा बचने वाले होते। ये सब सुनकर लड़की उसे कहती है कि उन्हें फिलहाल सिर्फ ट्रेनिंग पर फोकस करना चाहिए। इसी वक्त उनका दोस्त ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है, देर से आने की माफी मांगते हुए। हीरो उसका कसूरवार एक्सप्रेशन नोटिस करता है और सोचता है कि क्या गलत है। आदमी खामोशी से इकरार करता है कि अगर वो ताकतवर होता तो वो जो मार गए ना मरते। हमारा लड़का सर्द महरी से जवाब देता है कि वो सिर्फ इसलिए मरे क्योंकि वो कमजोर थे। अब तक वो इस दुनिया में कम से कम 1 महीना गुजार चुका है, जो रियल टाइम में तकरीबन 10 दिन है। जो कुछ उसने देखा है वो अपने मास्टर का लॉगिन पैटर्न गेस कर सकता है। उनके वक्त और जमीन के वक्त में 3 गुना का फर्क है। मास्टर दिन में 3 बार लॉगिन करता है। उन स्टेजेस में जिनमें लड़ाई शामिल है, वक्त बिल्कुल रियल लाइफ की तरह चलता है। अगर ऐसा ना होता वो शायद मर चुके होते। उन गॉब्लिन्स के हाथों अचानक परी जाहिर होती है, सबको हीरो से सीखने को कहती है। वो वाकई इम्प्रेस है कि वो ट्रैश पार्टी के साथ 5वें स्टेज क्लियर करने में कामयाब रहा। जब लड़की खामोशी से पूछती है कि परी ऐसा क्यों कर रही है, वो बस उसे बताता है कि ये बिजनेस सीक्रेट है। इसी दौरान परी सबको गुस्से से डांटती है, शिकायत करते हुए कि जब वो इतनी मेहनत कर रही थी, दूसरे आराम से बैठे थे। हमारा लड़का जवाब देता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हीरोज हमेशा बुलाने पर बाहर आते हैं। वैसे भी इसी वक्त उनका मास्टर नई पार्टी बनाता है। उसे और आर्चर लड़की को 3 नए हीरोज के साथ जोड़ देता है। लड़की थोड़ी परेशान है क्योंकि वो इन लोगों से पहले नहीं मिले। हीरो उसे यकीन दिलाता है कि फिक्र की कोई बात नहीं और इस बार चीज़ें मुख्तलिफ होंगी। जब वो सब वेटिंग रूम में खड़े होते हैं, वो नोटिस करता है कि डेली डंजन अनलॉक हो चुका है। एक आदमी डरे हुए एक्सप्रेशन के साथ उसके पास आता है, कहता है कि वो शायद डंजन में उसके मुकाबले में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे। वो उसे यकीन दिलाता है कि ये ठीक है क्योंकि उन्हें लड़ना नहीं पड़ेगा। पार्टी आखिरकार मटेरियल्स जमा करने के मिशन के साथ डंजन में दाखिल होती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन जिक्र करता है कि डंजन की किस्म हफ्ते के दिन के हिसाब से मुख्तलिफ हो सकती है। लड़की थोड़ी उलझी हुई है क्योंकि नज़र में कोई दुश्मन नहीं, लेकिन वो उसे समझाता है कि ये डंजन सिर्फ कुछ मटेरियल्स जमा करने के लिए है। उन्हें बस चीज़ें ढूंढनी है और पोर्टल में फेंकनी है।
वो फिर इन चीज़ों को वेपन्स और दूसरी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये सुनकर आर्चर लड़की पूछती है कि क्या उसे वाकई लड़ना नहीं। वो उसे बताता है कि उसके लिए अलग है और वो दोनों कुछ खाना शिकार करने के लिए जंगल की गहराई में जाते हैं। उनका सामना एक हिरन से होता है और लड़की बिना किसी मसले के उसे मार गिराती है। वो जोश में भाग कर जाती है और हंटर के तौर पर अपना तजुर्बा यूज करके गोश्त जमा करती है। हमारा लड़का उसे सारे मटेरियल्स पोर्टल में फेंकने का मशवरा देता है और कुछ मुख्तलिफ के लिए निकल जाता है। वो एक आबशार के पास रुकता है और नोटिस करता है कि उनके पास सिर्फ 30 मिनट बाकी हैं। खुशकिस्मती से उसे वो शिकार मिल जाता है जिसकी वो तलाश में था। ये क्वीन ऑफ द फॉरेस्ट नाम का नायाब मॉन्स्टर है जो सिर्फ डेली डंजन्स फॉरेस्ट में जाहिर होता है। मखलूक एक लो रैंक एट्रीब्यूट स्टोन गिराती है जिसकी उसे 2 स्टार्स पर प्रमोट होने की ज़रूरत है। हमारा लड़का वक्त ज़ाया नहीं करता और रानी की हिफाजत करने वाले 2 मॉन्स्टर्स को काट देता है। उसके सामने खड़ी रानी बहुत बड़ी लगती है, लेकिन वो मुस्कुराता है जैसे वो जोश में चैलेंज कबूल करता है। जल्द ही वो उसका सर वापस ग्रुप के पास लाता है जो चीखते हैं, ये सोचते हुए कि ये मॉन्स्टर है। आर्चर लड़की इतना बड़ा हिरन का सर देखकर शॉक होती है। वो उससे पूछती है कि उसने कितना पकड़ा और वो बताती है कि वो 2 हिरन और एक सूअर शिकार करने में कामयाब रही, जो सबके लिए काफ़ी होना चाहिए। लड़की अभी भी नहीं समझती कि वो सिर्फ सर क्यों लाया। वो समझाता है कि वो उसका सींग नहीं काट सका। इसी दौरान वो आसानी से सींग काट लेती है और नई स्किल हंटर ऑफ द फॉरेस्ट अवेकन करती है। हमारे लड़के को एलिमेंटल स्टोन मिलता है जो आइटम्स के साथ या हीरो प्रमोशन के लिए यूज हो सकता है। वापस लॉबी में हर कोई लंबे अरसे बाद गोश्त देखकर खुश होता है। खाने के बाद हीरो लड़की को दूसरे डेली डंजन में ले जाता है। क्योंकि ये अलग दिन है, डंजन सिनाल प्लाटो में बदल जाता है। लड़की सोचती है कि क्या वो वाकई सिर्फ मटेरियल्स जमा करके ताकतवर हो सकते हैं। वो जवाब देता है कि वो एलिमेंटल स्टोन्स यूज करके ताकतवर होते हैं, जो बिल्कुल वही है जो वो आज जमा करेंगे। चट्टान के किनारे पर खड़े होकर उसे एहसास होता है कि डंजन कितना खूबसूरत लगता है। वो इसे इग्नोर करता है और इसके बजाय करीबी पौधे पर फोकस करता है जो हीलिंग पोशंस बनाने के लिए यूज हो सकता है। वो दोनों जायंट वुल्फ शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं और वो उसे पूरा पैक आने से पहले जिस्म के टुकड़े करने को कहता है। इस बार उसे वाटर एलिमेंटल स्टोन मिलता है। इसी दौरान लड़की मजे करती दिखाई देती है क्योंकि वो कर रही है जो वो अच्छी तरह जानती है। वो ख्वाहिश करती है कि काश चीज़ें हमेशा ऐसी ही रहती और वो बस शिकार और खाना जमा करते बिना किसी मास्टर के। ये बात हमारे लड़के को सख्त लगती है क्योंकि वो भी मास्टर हुआ करता था। वो सोचता है कि क्या उसकी अपनी लॉबी के हीरोज भी यही सोचते हैं और पूछता है कि क्या वो अब लड़ना नहीं चाहती। हमारा लड़का बिलवास्ता उसे बताता है कि वो लॉबी में दूसरे काम कर सकती है और सिंथेसाइज होने की फिक्र भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि वो माहिर है। ये सुनकर लड़की मजाक में पूछती है कि क्या वो उसके लिए जगह बनाने का इरादा रखता है, और वो कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा जब हालात बेहतर होंगे। फिर वो उससे पूछती है कि वो अपने लिए वहीं क्यों नहीं करता, जिससे वो मुस्कुरा देता है। दिनों बाद उनका मास्टर छठी स्टेज में जाने के लिए एक और पार्टी बनाता है। इस बार वो डिका के साथ काम कर रहे हैं जो पिछली स्टेज में खोने वाले 2 लड़कों का दोस्त है। हाँ नोटिस करता है कि ये एक्सप्लोरेशन मिशन है और सबको नीचे रहने को कहता है। वो तीनों फौरन जमीन पर गिर जाते हैं और वो वजाहत करता है कि वो बस चाहता था कि वो थोड़ा छुप जाएं। वो समझाता है कि उन्हें सिर्फ मिशन की शराइत पूरी करनी है और वो महफूज वापस जा सकेंगे। ग्रुप आगे बहुत से गॉब्लिन्स देखता है जिनमें से एक के पास सींग भी है। ये हमारे लड़के को अलर्ट कर देता है क्योंकि इसका मतलब है कि करीब और भी गॉब्लिन्स हैं। दरख्त से स्काउटिंग करते हुए आर्चर लड़की करीब ही पूरा गांव नोटिस करती है जिसमें 100 से ज़्यादा गॉब्लिन्स हैं। हीरो थोड़ा सोचता है और प्लान बताता है। वो बुनियादी तौर पर इन गॉब्लिन्स को मारना चाहता है बिना उन्हें अपने साथियों को खबरदार करने का मौका दिए। रुकी मेंबर बैकअप के तौर पर काम करेगा और अगर चीज़ें गलत हुई तो मदद करेगा। एम्बुश शुरू करते हुए आर्चर लड़की दाई तरफ वाले गॉब्लिन को खत्म करती है। बाकी 2 घबरा जाते हैं और एक फौरन नेज़े से मारा जाता है। आखिरी गॉब्लिन परेशानी में सींग यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा लड़का क्लच में आता है और उसका सर कलम कर देता है। लड़ाई खत्म होते ही सिस्टम ऐलान करता है कि फ्लोर क्लियर हो गया है। हमारा लड़का MVP बन जाता है और 5000 गोल्ड हासिल करता है। हर कोई फौरन वापस टेलीपोर्ट हो जाता है। नया बंदा कंफ्यूज लगता है, सोचते हुए कि क्वेस्ट पहले ही खत्म हो गया, लेकिन हीरो जल्दी से कहता है कि नहीं हुआ और आगे भागता है। उसे यकीन है कि अगले फ्लोर के लिए कोई सुराग आसपास ही होगा
और पूरी रफ्तार से भागता है, इस यकीन के साथ कि एक्सपर्शन मिशन मुस्तकबिल के चैलेंजेस के बारे में मालूमात जाहिर कर सकता है। भले ही डंजन में ज़्यादातर इवेंट्स रैंडम हों, वो जानता है छोटी तफसीलात अब भी प्रिडिक्ट की जा सकती हैं। कुछ वक्त बाद वो एक फोर्टिफाइड गॉब्लिन विलेज तक पहुंचता है। अंदर वो गॉब्लिन्स को जंजीरों में बंधे भेड़ियों को काबू करने की कोशिश करते देखता है। बार के सुराखों से बड़ी आबादी को देखते हुए उसे एहसास होता है कि जगह कितनी बड़ी है। अचानक गॉब्लिन्स में से एक कुछ महसूस करता है और साइड की तरफ देखता है, सिर्फ नीले जर्रात को गायब होते देखने के लिए। 1 सेकंड बाद पूरी पार्टी वापस वेटिंग रूम में ट्रांसफर हो जाती है। आर्चर लड़की उससे पूछती है कि वो अचानक क्यों भाग गया, और वो समझाता है कि वो सिर्फ आसपास का जायजा ले रहा था। ख्यालों में खोया वो खुद को याद दिलाता है कि मेन डंजन्स में अक्सर इस तरह के इशारे होते हैं, खासतौर पर जब लिंक्ड क्वेस्ट शुरू हों। एक्सप्लोरेशन किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत है जिसे स्ट्रीम कहते हैं, और मास्टर इन इशारों को नोटिस करता है या नहीं, ये मुकम्मल तौर पर उसकी तवज्जो पर मुनहसर है। वो चिढ़ जाता है क्योंकि वो नहीं जानता कि मास्टर ने वही देखा जो उसने देखा। इसके अलावा स्ट्रीम के जाहिर होने के लिए ये अभी भी बहुत जल्दी लगता है, जिसका मतलब है इवेंट्स तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं।